कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग क्या शुरू किया है, हम लोगों ने संविधान सभा देखी है। संविधान सभा के बाद हम लोगों ने सीधा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पर आए थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। हम लोग 12 से शुरू किए थे, हम लोग 35 तक पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, केवल एक अनुच्छेद बचा था, संपत्ति के अधिकार। मैं इससे पहले बताया भी था कि वो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद जो 31 है वो संपत्ति का अधिकार है। तो केवल और केवल अनुच्छेद 31 देखना है। ठीक है, तो यह कहा गया था कि जब भी टाइम मिलेगा उसको, थोड़ा बड़ा था इस कारणवश उसे बताना था। ठीक है, तो इसलिए हम और सभी चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग केवल लास्ट अनुच्छेद 31 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सभी अनुच्छेद देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज मूल अधिकार में अनुच्छेद 31 देखते हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार पहले थे, 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बाद ही हमारा था संपत्ति का अधिकार। इसके बाद हमारा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो क्यों समाप्त किया गया इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पूरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मूल अधिकार के साथ जो टकराव, जितने मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के में जितना टकराव हुआ है, हम जब दोनों चीज़ पढ़ लेंगे, नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार, जब दोनों पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि दोनों के मध्य कैसे टकराव उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ हम केवल और केवल देखेंगे मूल अधिकार के साथ और नीति निदेशक तत्व के साथ टकराव क्या थे, केवल उसको देखेंगे। पूरे टकराव नहीं देखेंगे, केवल यही दोनों देखेंगे। क्यों, और जैसे हम नीति निदेशक तत्व पढ़ लेंगे तो पूरा टकराव देख लेंगे, उसमें संपत्ति का अधिकार का भी टकराव रहेगा, तो हम लोग वहाँ पास फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल संपत्ति का अधिकार देखेंगे। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। तो इसमें क्या प्रावधान थे, क्यों, किस लिए हटाया गया, ठीक है, कैसे कैसे संशोधन हुए इसमें, फिर अंत में हटा ही दिया गया, तो हम इसको आज देखेंगे। इससे पहले आप लोग जितने भी मूल अधिकार के वीडियो हैं, 14 से 15 वीडियो, उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखना शुरू करिएगा। जैसे मूल अधिकार पूरा पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद हम नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्व पढ़ने के बाद इनके मध्य जो टकराव हुए उसको पढ़ने के बाद हम लोग भाग 1 में आएंगे। भाग 1 में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसको देखेंगे, फिर नागरिकता देखेंगे, सिटीजनशिप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, संपत्ति के अधिकार। तो देखें, चलिए हम लोग आज संपत्ति के अधिकार देखते हैं। ठीक है, हमारा जो 7वां था, कहें छठा था, क्योंकि बीच में पढ़ता अनुच्छेद 31 क्या था, अनुच्छेद 31 32 से पहले पढ़ता। 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और छठा इससे पहले था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हम 7वां कह रहे हैं क्योंकि हम लोग 6 संवैधानिक उपचारों तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ना है हमको 7वां, जिसे क्या कहा गया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, हमारा आज टॉपिक यही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज संपत्ति के अधिकार में अब देखते हैं संपत्ति के अधिकार किसमें किसमें कहा गया था। हम लोग अनुच्छेद 19 पढ़े हैं, आप लोग अनुच्छेद 19 में जाके देखिएगा। अनुच्छेद 1A क्या देखे थे 19 में, 19 1A, 19 1B, 19 1C, 1E, F नहीं देखे थे, फिर इसके बाद G देखे थे। E तक देखने के बाद F नहीं देखे थे, G देखे थे ना। तो 19 1F में संपत्ति के अधिकार वहाँ भी है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में। तो 2 अनुच्छेद हैं इसमें, कौन कौन से, अगर हम कहें कि एक अनुच्छेद है हमारा, आप लोग देखे ही होंगे, 19(1)(f), ठीक है, और एक हमारा अनुच्छेद जो है 31, ठीक है, एक है 19(1)(f) और दूसरा क्या है अनुच्छेद 31। ठीक है, 19(1)(f) में क्या कहा गया, हम लोग 19 देख चुके हैं अनुच्छेद, हम लोग 19 वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता देखे थे। ठीक है, उसमें 1A देखे थे, 1B देखे थे, C, D, E तक देखे थे, फिर E छोड़ के फिर F वहाँ नहीं देखे थे। हम लोग ये देखे थे कि इसको हटा दिया गया था, लेकिन वहाँ बताया नहीं गया था।
तो इसको हटाया गया और फिर जी देख लिए थे, ठीक है। तो हम लोग 19 में संपत्ति के अधिकार था, तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद 19 इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अर्जन कर सकता है, एक्विजिशन प्राप्ति कर सकता है, खरीद सकता है और उसको क्या कर सकता है, बेच सकता है और अपने पास रख सकता है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 1F में क्या कहा गया कि हम लोग संपत्ति को खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ये हमारा अधिकार था, ठीक है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 1F में। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें कि संपत्ति का अर्जन, अर्जन का मतलब होता है इक्विजिशन प्राप्ति, संपत्ति का अर्जन, अर्जन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इक्विजिशन कहते हैं अर्जन, अर्जन का मतलब होता है प्राप्ति, संपत्ति का अर्जन एवं क्या है, उसकी खरीद, अर्जन का मतलब प्राप्ति एवं उसको बेचने का अधिकार, ठीक है। बिक्री का अधिकार, बिक्री का अधिकार किसमें था, 19 में, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, फिर प्राप्त करने के बाद उसको बेचें, वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम उसको बेच रहे हैं या नहीं, और हम प्राप्त भी कर सकते हैं, वो हमें हमारी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। तो 19 में केवल इतनी बातें कह दी गई थी कि संपत्ति के अधिकार में 19 में कहा गया, ठीक है। चूंकि 19 जो को 19 अनुच्छेद है वो 21 के साथ सम्मिलित है, ठीक है। जब हम लोग अनुच्छेद 21 देख रहे थे तो उसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 पूरक है, और पूरक में ही क्या था, अनुच्छेद 1F इसी में शामिल था। जब इसमें शामिल है तो अनुच्छेद 21 के साथ पूरक में होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अभी लास्ट में काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो इतना कहा गया संपत्ति के अर्जन एवं बिक्री के बारे में क्या कहा गया, अनुच्छेद 1F में कहा गया। इसमें क्या कहा गया, इसको रफ कर दे, नहीं चलिए अच्छा इसको देखते हैं। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया, एक 19 फर्स्ट कहा गया और 31 सेकेंड, दो बातें कही गई, ठीक है। 31 फर्स्ट और 31 सेकेंड, ठीक है। ये मूल संविधान में था, जब संशोधन नहीं हुआ था, जब संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लागू एकदम पूरी तरीके से हुआ 26 नवंबर को, केवल और केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक है। हम लोग 15 अनुच्छेद के बारे में संविधान सभा में देख भी चुके हैं कि कौन कौन से लागू हुए थे, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे देखे थे, 60, ठीक है, 324 हो गया, 361, 62 ऐसे देखे थे, ठीक है, 69, 80 हो गया, 51, 52, 93, ठीक है। तो वहाँ पास आप देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 31 फर्स्ट और अनुच्छेद 31 सेकेंड में क्या कहा गया, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 31 फर्स्ट में क्या कहा गया, 31 फर्स्ट में ये कह दिया गया कि राज्य का मतलब हम लोग अनुच्छेद 12 में देख चुके हैं। राज्य क्या होता है, संघ सरकार लीजिए, राज्य का मतलब संघ सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, विधानमंडल मतलब विधान परिषद भी, संसद और स्थानीय नगर पालिका जो भी हैं, ग्राम पंचायती, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। हम लोग अनुच्छेद 12 में इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही राज्य की बात करेंगे तो आप लोग अनुच्छेद 12 को याद करिएगा, ठीक है, कि राज्य का मतलब, अगर यहाँ पास हम राज्य के कहें तो राज्य मतलब हम लोग केवल और केवल उसकी किसकी बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य, इसी में कहा गया 31 फर्स्ट में कि राज्य क्या करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकता है। इसमें क्या कहा गया, राज्य किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को छीन सकता है, लेकिन उसके लिए संसद में एक विधेयक पारित कराना होगा, ठीक है, मतलब कानून बनाना होगा। तो अगर इसको साधारण रूप से कहें, इसमें क्या कहा गया कि संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकता है। इसमें क्या कहा गया 31 फर्स्ट में कि कानून बनाकर क्या कर सकते हैं, संपत्ति को ले सकते हैं। कानून बनाकर, कानून का मतलब अगर कहें तो विधि लिखा है वहां पास, संविधान में क्या लिखा है, विधि लिखा है। विधि का मतलब कानून ही होता है, ठीक है। विधेयक जब पारित हो जाता, पहले जब विधेयक, कानून जब पारित नहीं होता दोनों संसदों में, तब उसे कहा जाता है विधेयक। जैसे ही विधेयक पारित होता है उसे कहा जाता है कानून, ठीक है। तो जब पारित नहीं होता है संसद में तब उससे पहले उसे विधेयक कहते हैं, जैसे ही पारित हो जाता है उसे कानून या विधि कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 फर्स्ट में केवल इतना कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से संपत्ति को ले सकता है, लेकिन उसके लिए संसद में क्या करना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा, एक विधेयक पारित कराना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर साधारण भाषा में कहें कि संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। किसमें कहा गया, 31 फर्स्ट में कहा गया, ठीक है। दूसरा 31 सेकेंड में क्या कहा गया,
31 सेकंड में ये कहा गया कि आप संपत्ति तो ले सकते हैं, ठीक है, राज्य कानून बनाकर संपत्ति ले सकता है, लेकिन वो क्या होगा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ले जाएगा। जो संपत्ति ली जाए वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लिया जाए, ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए लिया जाना चाहिए। उसमें पब्लिक पर्पस कहा गया है कि पब्लिक पर्पस या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए क्या होगा, वो लिया जाएगा। और उसमें एक बात कह दी गई, जो संपत्ति ली जाएगी उसके लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये किसमें कहा गया, 31 सेकेंड में, ठीक है। 31 सेकेंड में दो बातें कही गई, ठीक है। तो पहली बात है, अगर इसमें देखें कि कोई संघ सरकार कानून बनाकर किसी व्यक्ति के संपत्ति, आप लिखेंगे क्या, संघ सरकार कानून बनाकर या विधि पारित कराकर क्या होगा, विधेयक पारित कराकर किसी व्यक्ति को संपत्ति ले सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य सार्वजनिक पर्पस के लिए, मतलब पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। जिसका उद्देश्य क्या हो, सार्वजनिक होना चाहिए। जिसका उद्देश्य क्या हो, सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसमें कहा गया ले सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लिया जाएगा, ठीक है, कि संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसमें कहा गया 31 सेकंड में फर्स्ट में कहा गया कि संपत्ति का जो अधिग्रहण किया जाएगा वो सार्वजनिक उद्देश्य या पब्लिक पर्पस के लिए होगा, ठीक है। इसमें कहा गया 31 सेकंड के जो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरे में इसमें कहा गया कि जो संपत्ति ली जाएगी उसके लिए हम कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ठीक है। इसमें कह दिया गया सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लिया जाएगा, साथ ही साथ जो संपत्ति ली जाएगी जैसे उसका क्या किया जाएगा, अभी बता रहे हैं, क्षतिपूर्ति। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब पहले सार्वजनिक उद्देश्य देखते हैं, फिर क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन देखते हैं, ठीक है। पब्लिक पर्पस का मतलब ये होता है कि राज्य जो संपत्ति लेगा वो अपने लिए नहीं रख लेगा, कि राज्य किसी व्यक्ति के संपत्ति लिया कानून बनाकर और उसको अपने पास रख लिया, ऐसी बात नहीं। उसको लिया है तो उसके लिए, जैसे मान लेते हैं जू बनवा सकता है या पार्क बनवा दे सार्वजनिक, जो सभी लोगों के लिए, ठीक है, या उस पर कुछ हो, मतलब कुछ संपत्ति लिया है, मान लेते हैं स्टेशन ही बनवा दें, तो कुछ भी उसको सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। वो जो सरकार है वो स्वयं अपने पास नहीं रख लेगी। तो सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब सभी लोगों के उद्देश्य, मतलब समाज में जितने व्यक्ति हैं उन सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति से सरकार क्या ली, उसकी संपत्ति ली, संपत्ति लेने के बाद उसको कुछ पैसा देगी, ठीक है। वो पैसा क्या कहलाता है हमारा, क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। कंपनसेशन जो दिया जाता है, क्षतिपूर्ति जो दी जाती है वो सदैव बाजार की कीमतों के अनुसार दी जाती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि चौथा संविधान संशोधन हुआ, अभी हम आगे देखेंगे क्या प्रावधान किया गया था। तो क्षतिपूर्ति का मतलब कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन सदैव कैसे दिया जाता है, बाजार की जो कीमत होगी उसी के अनुसार दिया जाएगा। जैसे सरकार मान लेते हैं कि इस समय 1 बीघा मान लेते हैं 10 लाख के गांव में मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति किसी को बेचा, वो कितने का, 10 लाख 1 बीघा बेच दिया, ठीक है। तो सरकार उस 1 बीघे जमीन को अपने खुद ले ली, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून बनाकर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ले ली, तो उसको क्या किया जाएगा, चूंकि उसका रेट जो है बाजार के अनुसार 10 लाख है, तो सरकार कितने देगी, 10 लाख उस व्यक्ति को देगी, ठीक है। इसे क्षतिपूर्ति कहा जाता है। सरकार इससे कम नहीं दे सकती कि 5 लाख में ही ले ले, ऐसा नहीं। क्षतिपूर्ति सदैव कैसे दी जाती है, बाजार की कीमतों के अनुसार दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें थी, ठीक है, संपत्ति के अधिकार में केवल और केवल इतनी बातें थी मूल संविधान में, ठीक है। अनुच्छेद 1F में क्या कहा गया था, संपत्ति का अर्जन, संपत्ति ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। ये कहा गया 19 में। अनुच्छेद 31 में क्या गया, 31 को 2 भागों में बांटा गया, 31 फर्स्ट और 31 सेकंड, ठीक है। ये मूल संविधान में था। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था तभी की बात है, ठीक है। 31 फर्स्ट में कहा गया कि सरकार कानून बनाकर किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर सकती, प्राप्त कर सकती है, ले सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या गया, जो संपत्ति ली जाएगी वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होगी, इसमें कहा गया। और फिर क्या कह दिया गया कि क्षतिपूर्ति दी जाएगी। क्षतिपूर्ति का मतलब बता चुके हैं कि कंपनसेशन बाजार की कीमतों के अनुसार, तो क्षतिपूर्ति भी उसको दी जाएगी। ये हमारा किसमें था, हमारा संपत्ति का अधिकार इतना प्रारंभ में था।
आप लोग जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तब उस समय देश बहुत अत्यधिक गरीब था, ठीक है। गरीब का मतलब सभी लोग के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और जो लोग अमीर थे वो अमीर ही थे, क्योंकि उससे पहले जमींदारी व्यवस्था चलती थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जमींदारी व्यवस्था चलती थी। तो जो जमींदार थे उनके पास तो बहुत ढेर सारी संपत्ति, लेकिन जो किसान थे, मजदूर थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। जब संपत्ति नहीं है तो वो गरीब थे, गरीब होने के कारण वो कुछ खा नहीं पाते थे, इसलिए उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। दयनीय थे। और कुछ लोगों के पास संपत्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो ऐसे आराम से रह सकते थे, और कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए, कुछ बोने के लिए खेत नहीं थे, ठीक है। इस कारण उस क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सब बातें पहले 1950 तक थी। 1950 के बाद कुछ बातें में परिवर्तन होने लगा कि संपत्ति कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो ये कैसी व्यवस्था है। तो उस समय जो सरकार थी किनकी थी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो 1947 में बन गए थे। चुनाव तो 1992 में हुआ था, ठीक है। तो 1947 से ही वो थे प्रधानमंत्री के पद पर। वो 1947 पे 1964 तक थे। 1964 में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो हम इसको देखें, ये तो इतनी बातें केवल कही गई थी। अब आगे देखें, चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर परिवर्तन क्यों हुआ। परिवर्तन होने के कई कारण थे, ठीक है। अभी एक कारण हम लोगों ने देख लिए कि कुछ लोगों के पास संपत्ति तो इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग ऐसे आराम से रह सकते थे, और कुछ लोगों के पास संपत्ति तनिक भी नहीं थी, जिसके कारण बस उनकी स्थिति दयनीय ही थी। गरीबी का जो दंश जो झेला होगा उसे मालूम होगा। गरीबी में ये होता है कि खाना भी नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा होता है। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दवा नहीं हो पाती। तो ये सारी शिक्षा की बात बाद में होगी। पहले आदमी पेट देखता है, अगर पेट नहीं भरा है तो उसको शिक्षा क्या मतलब है। अगर व्यक्ति को, इसीलिए कहा जाता है स्वस्थ अगर शरीर रहेगा तो मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, ठीक है। तो उस समय हमारे जो गरीबी थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि उसी समय 1962-64 में 1962 में युद्ध भी हुआ चीन के साथ। 64 में यह हो गया कि बहुत अकाल पड़ गया। तो गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उस समय कुछ लोगों के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी और कुछ लोगों के पास संपत्ति नहीं थी। इस कारणवश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बहुत सारे परिवर्तन किए। पहला ही परिवर्तन से इसको बदलने के प्रयास करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या कारण है, ठीक है। टकराव का कारण, संपत्ति के अधिकार के टकराव का कारण, टकराव का कारण। टकराव के कारण में हम लोग देखते हैं, आप लोग इसके बाद आप पढ़ेंगे डीपीएसपी पढ़ेंगे, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 को देखेंगे इसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि इसका थोड़ा काम है तो उसको हम बता के ही आगे चलते हैं। लेकिन वहाँ जब टकराव आगे देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। टकराव का कारण क्या था, ये हमारा संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था अधिकार, लेकिन अनुच्छेद अगर हम लोग 37 देखें, 37 और अनुच्छेद 39 देखें, दो बातें हैं। अनुच्छेद 39 इसमें बी भी देखेंगे और 39 सी भी देखेंगे, ठीक है। सी दो अनुच्छेद हैं 39 और 37, ठीक है। 39 बी और सी यहाँ देखेंगे। इसमें तो कई है, ए बी सी डी ई एफ तक जी तक है, ठीक है। इसमें भी 37 में 37 देखते हैं। 37 में ये कहा गया है नीति निदेशक तत्व से संबंधित। अनुच्छेद 37 कहाँ 36 से शुरू हुआ 51 तक नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन अनुच्छेद 37 में क्या है इसको देख लेते हैं। नीति निदेशक तत्व में राज्य के कर्तव्य दिए गए हैं। राज्य के कर्तव्य का मतलब कि राज्य क्या क्या व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 37 में यही बातें कही गई हैं कि अनुच्छेद जो नीति निदेशक तत्व जितने भी हैं उनको लागू करने का कार्य किसका होगा, राज्य का होगा। इसमें क्या कहा गया कि शासन के मूलभूत तत्व होंगे, शासन शासन के मूलभूत तत्व होंगे, ठीक है।
शासन के मूलभूत तत्व का मतलब होगा राज्य का यह कर्तव्य है, अनुच्छेद 37 में कहा गया राज्य का यह कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कह दिया गया कि राज्य का कर्तव्य है, तो इसका मतलब राज्य कोई भी कानून बनाएगा उसके लिए नीति निर्देशक तत्व इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू करने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 37 में कह दिया गया। चलिए अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C में क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक संसाधन अगर बात करें इसमें एक पॉइंट अगर महत्वपूर्ण जो है वो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 39B में क्या कहा गया, कह दिया गया कि जो प्राकृतिक संसाधन होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण समाज के सभी व्यक्तियों का होगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 39B में क्या गया गया कि प्राकृतिक संसाधनों पर समाज के सभी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उनकी भलाई के लिए किया जाएगा। ये किसमें कहा गया, 39B में कहा गया। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण समाज के व्यक्ति का होगा और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, उन्हीं व्यक्तियों की भलाई के लिए किया जाएगा। ये हमारा 39B में कहा गया। और 39C में क्या कहा गया कि धन एवं उत्पादन के साधनों का इसमें कहा गया है धन का केंद्रीकरण नहीं होगा। केंद्रीकरण का मतलब कुछ व्यक्ति को हाथ में नहीं होगा। इसमें क्या कहा गया, उत्पादन, और इसमें कहा गया है उत्पादन के साधनों व धन का संकेंद्रण। ठीक है, संकेंद्रण का मतलब एक हाथ, संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा, मतलब कुछ हाथों का मतलब कुछ लोगों के पास नहीं होगा, हाथों में नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया है कि उत्पादन के साधनों और धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा। कुछ हाथों का मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास बहुत ढेर सारी संपत्ति है तो वो क्या हो गया, कुछ हाथों में ही तो हुआ। उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी तो जनसंख्या गरीबों के बहुत ज़्यादा थी, अमीरों की बहुत कम थी। मतलब जनसंख्या का अगर देखें तो जनसंख्या गरीब क्या थे, बहुत कम थे, लेकिन उनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब कुछ हाथों में ही संकेंद्रण था, संपत्ति का कुछ हाथों में ही संकेंद्रण था ना उस समय। ठीक है, लेकिन 39B में क्या कहा गया कि उत्पादन के साधनों और धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा, लेकिन उस समय था क्या, कुछ ही हाथों में था। और अनुच्छेद 37 में ये कहा गया कि ये शासन के मूलभूत तत्व हैं। इसका मतलब राज्य का यह कर्तव्य है कि इनको लागू करने का प्रयास करेगा। जब राज्य ये क्या करेगा, इसको लागू करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 39B और C को अगर लागू करेगा तो अनुच्छेद 31 को प्रभावित तो करेगा ही ना, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में कहा गया था कि संपत्ति ले सकते हैं, उसके लिए क्षतिपूर्ति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें ये कहा गया। लेकिन इसमें कहा गया उत्पादन के साधनों का व धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा और ये राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इसका ध्यान रखें। तो राज्य जब कानून बनाते समय इसका ध्यान रखेगा तो अनुच्छेद जो 31 है, अनुच्छेद 19 व नेफ है, उसको प्रभावित तो करेगा ना, क्योंकि वहाँ अगर दिया गया है तो यहाँ सरकार का कर्तव्य है कि उन एक हाथ में न रहे, लेकिन वहाँ तो कुछ ही हाथों में है, यहाँ कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ, टकराव उत्पन्न हो गया ना, टकराव हो गया। जब टकराव हुआ तब संशोधन होना शुरू हुए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए किस कारण बस टकराव हुआ, संपत्ति का अधिकार किस कारण टकराव हुआ, तो आप जान गए ना। चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा हो गया टकराव। संपत्ति के अधिकार क्या था, शुरू में हम लोग देख चुके हैं। फिर टकराव कैसे हुआ इसको भी देख लिए कि टकराव किस कारणवश हुआ। तो इसके बाद क्या संशोधन हुआ, इसके बाद पहला संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, पहला फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, पहला संविधान, पहला
संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? हमारा 1951 में ही हुआ। ठीक है, 1951 में हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है, उन्होंने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया। पहले संविधान संशोधन में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 31 में 2 पार्ट जोड़े गए। इसमें क्या, अनुच्छेद 31 में 31 ही था, उसमें 2 पार्ट जोड़े गए। कौन कौन से? देखिए, एक जोड़ा गया का, जिसे कहा गया ए, एक जोड़ा गया खा, जिसे कहा गया बी। ठीक है, ये कहा गया कि 2 पार्ट 19 पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत क्या हुआ? 31 फर्स्ट जोड़ा गया, का जोड़ा गया, और 31 खा जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन जो मूल संविधान में था 31 फर्स्ट और सेकंड था, लेकिन इसमें 31 फर्स्ट और सेकंड ना करके 31 का और 31 खा जोड़ दिया गया। ठीक है, 31 का और खा क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, कि का में क्या, ए में क्या कहा गया और बी में क्या कहा गया। ठीक है, तो ये आप लिखिए, पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार में परिवर्तित किया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। इतना लिखने के बाद आप लोग अनुच्छेद 31 डाल के इसमें का डालेंगे, ए डालेंगे। ठीक है, चलिए, पहला संविधान फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इसको अब रफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है संपत्ति का अधिकार। यहाँ कौन सा अमेंडमेंट हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ कब हुआ? 1951। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 31 में क्या जोड़ा गया? हमारा ए जोड़ा गया और बी जोड़ा गया। 31 फर्स्ट ए और 31 बी, 2 चीज इसमें जोड़ दी गई। ठीक है, और इससे पहले क्या थी? 31 फर्स्ट था और 31 मतलब फर्स्ट और सेकंड था, 31 ए और बी जोड़ दिया गया। तो हम लोग देखते हैं 31 ए में क्या जोड़ा गया, 31 बी में क्या जोड़ा गया। चलिए, 31 फर्स्ट ए, ठीक है, 31 फर्स्ट ए, फर्स्ट 31 में ए में क्या जोड़ा गया? नेहरू जी के समय पहला संविधान संशोधन। इसमें यह कह दिया गया कि संपत्ति के अधिकार से कोई भी मामला होगा तो उस पर क्या होगा? ये दोनों कानून लागू नहीं होंगे। दोनों कानून का मतलब जो 31 फर्स्ट और सेकंड में होगा, ये दोनों कानून इस पर लागू नहीं होंगे, अनुच्छेद 31 ए पर लागू नहीं होंगे। क्या कहा गया कि संपत्ति के कह रहे इस पर, इसमें क्या कह दिया गया? 31 जो फर्स्ट था और 31 जो सेकंड था वो क्या होंगे? इस पर लागू नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसको सरल भाषा में कहें कि इसे अगर भूमि सुधार के मामले में, तो अगर कहें क्योंकि भूमि सुधार था मामला, भूमि सुधार मामले में ऊपर के ये दोनों प्रावधान लागू नहीं है। अनुच्छेद 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होंगे। ठीक है, 31 ना फर्स्ट लागू होगा और ना ही सेकंड। अब 31 फर्स्ट में क्या था? 31 फर्स्ट में ये था कि विधि बनाकर संपत्ति को लिया जा सकता है, और 31 सेकंड में था कि उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होगा और कंपनसेशन क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, तो भूमि सुधार के मामले में अनुच्छेद 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अनुच्छेद 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य था। ठीक है, तो ये हमारे जोड़ा गया 31 ए में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 विधि बना दी गई कि इन विषय दे दिए गए कि इन विषयों पर अगर कानून बनेगा तो उस पर क्या नहीं लागू होगा? 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसमें देखते हैं कौन कौन सा था। इसमें था ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 5 प्रावधान क्या थे? इसमें पहला था कि संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, अधिग्रहण करने से संबंधित था। ठीक है, राज्य
संपत्ति या संपदाओं, संपत्ति का अधिग्रहण का विषय हो, अधिग्रहण, ठीक है। राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो उस पर क्या होगा, अनुच्छेद 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य संपत्ति का संरक्षण का दायित्व संभालेगा। जो संपत्ति लेगा उस पर क्या करेगा, संरक्षण का दायित्व किसका होगा, राज्य का होगा। तीसरे में क्या कहा गया, तीसरे में कह दिया गया वाणिज्यिक संस्थानों का सम्मिश्रण, मतलब निगमों का, निगमों का विलय कहें, सम्मिश्रण का मतलब विलय ही होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चौथा में कहा कि ये निगमों में जो भागीदारी लिए होंगे, हिस्सेदारी लिए होंगे, उनका हिस्सेदारी को समाप्त करना या परिवर्तित करना। निगमों के शेयर धारकों, निगम का मतलब यहाँ पास आप लीजिए वाणिज्यिक संस्थान, तो वाणिज्यिक संस्थानों के शेयर धारकों जो उसके हिस्सेदार होंगे, शेयर धारकों के अधिकार को क्या करना, परिवर्तित कर देंगे या समाप्त कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे या समाप्त, ठीक है। और जो हमारा पांचवा था, मान लेते हैं कि राज्य क्या करे, खान से संबंधित कोई लीज का मतलब ये होता है कि संपत्ति देकर कुछ चीज के लिए हम कुछ समय के लिए रख लेना। मान लेते हैं ये मारकर हम किसी से लिए, उसको हम 50 रुपये देकर 50 साल के लिए ले लिए, तो इसे कहा गया हम इसको लीज पर लिए, कितने साल के लिए, 50 साल के लिए। उसी प्रकार खान से संबंधित यदि लीज का समझौता है, खान से संबंधित है, ठीक है, लीज का, तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। संबंधित यदि मामला खान से संबंधित मामला है और वो लीज से संबंधित है, तो उसको परिवर्तित या समाप्त करने का क्या होगा, विषय किसके पास होगा, वो राज्य के पास होगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कहा गया कि अगर ये सभी चीजें हैं तो अनुच्छेद क्या नहीं लागू होंगे, 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होगा। ये किसमें कहा गया, 31A में कहा गया, ये पांचों चीजें उसमें सम्मिलित की गई। और साथ ही साथ क्या कहा गया, अगर इनके विषय में राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, राज्य संपत्ति का संरक्षण का दायित्व होगा, निगमों का सम्मिश्रण या वाणिज्यिक संस्थानों का विलय होगा, वाणिज्यिक संस्थानों के शेयर धारकों के अधिकार को परिवर्तित करने या समाप्त करने से संबंधित खान से संबंधित जो लीज से समझौता होगा उसको परिवर्तित करना या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य के पास। यदि इन सभी से संबंधित कानून बनाया जाएगा तो वो किससे संरक्षण प्राप्त होंगे, तो वो अनुच्छेद 14 और 19 से संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 और 19 से संरक्षण प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 31 लिख लीजिए, अनुच्छेद 14 और 31 तीनों अनुच्छेद से संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। संरक्षण का मतलब यदि इनसे संबंधित कानून बनेगा और अनुच्छेद 14, 19, 31 का विरोध भी करेगा, तब भी हम न्यायालय जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का विरोध हो रहा है या उसे समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए आप लोग कि राज्य यदि इन पांचों विषयों से संबंधित कोई कानून बनाएगा, नीचे लिखना है आप लोग, नीचे लिखें, राज्य यदि इन पांचों विषयों से संबंधित कोई कानून बनाएगा और वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है, फिर भी हम न्यायालय जाकर ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन हुआ। इसका मतलब इनसे संरक्षण प्राप्त, अनुच्छेद 14, 19 और 31 से संरक्षण इसको दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इससे मुक्त किया गया कि अनुच्छेद 14 का अगर विरोध करेगा, ये 31A यदि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा तो भी न्यायालय नहीं जा सकते, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करेगा फिर भी नहीं जा सकते, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करेगा फिर भी नहीं जा सकते। क्योंकि अनुच्छेद 32 हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग देखिएगा, उसमें कहा गया है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्लंघन हो रहा है फिर भी नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें कह दिया गया कि अनुच्छेद कि भूमि सुधार के मामले में 31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होंगे,
31 फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होंगे, मतलब यही भूमि सुधार ही तो किया जा रहा है। राज संपत्ति का अधिग्रहण का मतलब भूमि सुधार ही है। तो भूमि सुधार का मतलब यदि इनसे कानून बनेगा तो इनका उल्लंघन होगा, फिर भी न्यायालय नहीं जा सकते, ये कह दिया गया 31A में। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताएंगे, हम इसको DPSP के साथ फिर से समझाएंगे तो वहाँ अच्छे से और समझा देंगे। अच्छे का मतलब आप लोग इसके पहले अगर जब तक मूल अधिकार पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा अब है बी देखना। ठीक है, इसमें पहले संविधान संशोधन द्वारा ही 31B जोड़ा गया। ठीक है, 31B जोड़ा गया। 31B में क्या है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ध्यान दीजिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने अनुच्छेद पहले देखते हैं। अनुच्छेद 395 थे। ठीक है, भाग हमारे देख लीजिए, अनुच्छेद कितने थे, 395, भाग हमारे 22 थे और अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, लेकिन 31वां संविधान संशोधन, ये पहला संविधान संशोधन हुआ, पहले संविधान संशोधन में 31B जोड़ा गया। 31B के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है, 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची हो गई। इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद 395 है, लेकिन अगर काउंट करेंगे उसको डिवाइड हो गए काफ़ी सारे। लास्ट नंबर 395, लेकिन डिवाइड होकर इस समय 471 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, और भाग अंतिम भाग 22 ही है, लेकिन उसको डिवाइड करते करते हम 25 पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन में 31B जोड़ा गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची क्या है देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, 9वीं अनुसूची जोड़कर इसमें कह दिया गया, जो भी विधि भूमि सुधार से संबंधित जो भी विधि, क्या कहा गया, भूमि सुधार। चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग संपत्ति का अधिकार पढ़ रहे हैं, तो संपत्ति के बारे में 9वीं अनुसूची में किसी से संबंधित हो सकता है। ठीक है, कोई भी इसमें विधि डाली जा सकती है। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित विधि यदि इसमें रखी जाएगी तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो, तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। 9वीं अनुसूची कहा गया कि इसमें जो भी भूमि सुधार से संबंधित जो भी विधि रखा जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। उसको न्यायिक समीक्षा मुक्त किया, मतलब न्यायालय के सामने आप नहीं जा सकते कि इससे संबंधित ये हो गया वो हो गया। इसमें जो भी विधि आ जाएगी उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, मतलब उसका कोई भी विषय न्यायालय के समक्ष नहीं जाएगा। ये किसमें कहा गया, 31B में। ठीक है, चलिए अब देखें, ये इतना कर दिया गया 31B में। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित विधि यदि इसमें रखी जाएगी तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो जो भी विधि रख दी जाएगी, भूमि सुधार किया जाएगा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो भी विधि बनाई जाएगी और 9वीं अनुसूची में डाल दी जाएगी, उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगा तो इसमें जो भी विधि रहेगी उसको क्या होगी, वो सर्वोपरि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था 31A और 31B। ठीक है, चलिए आगे देखें, 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे शंकरी प्रसाद केस, आप लोग देखेंगे होंगे। इस अनुच्छेद 1931 से संबंधित था। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में हुआ था। ठीक है, शंकरी प्रसाद मामले से पहले हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा, तो क्या हुआ, बहुत सारे जितने भी रजवाड़े थे, ठीक है, रजवाड़े को मतलब हर जगह जमींदारी थी, उनके पास बहुत ढेर सारी संपत्ति थी, पैसा था, तो
क्या कर दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम बनाया गया, ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट में ये कह दिया गया कि कितनी संपत्ति कोई व्यक्ति रख सकता है, अगर इससे ज़्यादा संपत्ति है तो राज्य क्या कर लेगा, अधिग्रहण कर लेगा। तो लैंड सीलिंग एक्ट बना करके बहुत सारे जितने जमींदार थे उनकी क्या हुआ, संपत्ति को क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। और जो कानून बनाया गया उसको किसके अंतर्गत रख दिया गया, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जब रख दिया गया तब उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उन लोगों की संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा नहीं होगा तो न्यायालय के सामने वो जा ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो इससे इसी मामला से संबंधित पहला जो मामला आया, इसी जो कानून बनाया गया और 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, उसको किसमें, शंकरी प्रसाद मामले में देखा गया। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, ठीक है, वर्सेस बिहार, ठीक है। ये कहाँ का था, बिहार, बनाम कहाँ है, बनाम बिहार, बिहार लिख लीजिएगा, ठीक है। शंकरी प्रसाद का 1900 बनाम बिहार हो गया, ठीक है। बिहार से संबंधित ये मामला था। बिहार के ये क्या थे, ये भी एक जमींदार थे, शंकरी प्रसाद बिहार के एक जमींदार थे, इनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। और क्या किया गया, कानून, बिहार की सरकार क्या की, कानून बनाकर और उसको क्या कर दी, केंद्र सरकार से कह दी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाले। जैसे ही 9वीं अनुसूची में डालें तब क्या होगा, न्यायिक समीक्षा ही नहीं करवा सकते। जब न्यायिक समीक्षा नहीं करवा सकते तो इनकी जमीन क्या हो गई, चली गई। जब इनकी जमीन चली गई तो अब क्या कर सकते, जमीन भी चली गई। अब ये न्यायालय जाकर ये भी नहीं कह सकते कि हमारी संपत्ति चली गई, क्योंकि वो कानून का न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगा। जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो किसी आधार पर भी न्यायालय नहीं जा सकते। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसी आधार पर गए कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वही गलत है, क्योंकि अगर जाते कि हमारी संपत्ति ले ली गई तब तो उसका न्यायिक समीक्षा होता नहीं, क्योंकि उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो भी विधि डाली जाएगी उसका न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगा। इस कारणवश शंकरी प्रसाद ये लेकर नहीं गए कि हमारी संपत्ति ले ली गई, बल्कि इन्होंने ये कहा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो गलत है। इसमें क्या कहा गया, शंकरी प्रसाद की तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो गलत है, कैसे इनके वकील का है, न्यायालय की समझ, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्या था उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखे होंगे अनुच्छेद 13 हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले हम लोग मूल अधिकार में अनुच्छेद 13 पढ़े हैं, अनुच्छेद 368 नहीं देखे हैं, लेकिन इसको हम देखेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या है इसको देखते हैं, दोनों अनुच्छेद से संबंधित है। कह रहे हैं इसी दोनों शंकरी प्रसाद जो केस हुआ वो दोनों मुख्यतः इसी अनुच्छेद पर निर्भर थे, ठीक है। चलिए, जो दोनों लोग बात कर रहे थे सरकार के पक्ष से और शंकरी प्रसाद के पक्ष से, जो दोनों वकील थे वो क्या कर रहे थे, इन्हीं दोनों अनुच्छेद को कोट कर रहे थे, ठीक है। न्यायालय के समक्ष क्या कहा जा रहा था, इसमें क्या कहा गया है, 13 में 13 फर्स्ट है, 13 सेकंड है, 13 थर्ड है, ठीक है। इसको हम लोग देख चुके हैं। 13 फर्स्ट में पहले वाली विधियाँ थी जो संविधान लागू होने से पहले था अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद जो दूसरे में था, इसमें यह कहा गया था कोई भी जो विधि जो किसका उल्लंघन करेगी, जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी वो क्या होगा, अशून्य घोषित हो जाएगी, ठीक है। असंगत का होगी उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और सी में कहा गया कोई कस्टम, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन कुछ भी होगा, जो ऑर्डिनेंस होगा, कुछ भी होगा जो मूल अधिकार से असंगत होगा उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, अगर मुख्यतः कहेंगे कोई भी विधि, इसमें कहा गया कोई भी विधि, हम इसे समान रूप से देख रहे हैं। अगर आप पूरा देखना है तो अनुच्छेद 13 जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है, फंडामेंटल राइट यहाँ लिखते हैं, फंडामेंटल राइट से क्या है, असंगत है, उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया। असंगत है उसे शून्य का मतलब खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, कोई भी विधि जो मूल अधिकार को से असंगत है, मतलब मूल अधिकार को खारिज करती है तो वह विधि ही खारिज हो जाएगी। जो भी विधि मूल अधिकार को खारिज करेगी वो स्वयं खारिज हो जाएगी। किसमें कहा गया,
अनुच्छेद 13 में कहा गया है। ठीक है, तो आप बात समझ गए। मूल अधिकार को हटाने या उसको परिवर्तित करने, उसको बदलने के लिए जो भी विधि लाई जाएगी, यदि वो मूल अधिकार से असंगत या मूल अधिकार को परिवर्तित करती है तो वो विधि ही परिवर्तित हो जाएगी, बल्कि मूल अधिकार परिवर्तित नहीं होंगे। अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन की बात कही गई। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन किया गया है। अब भाग 20 में है संविधान संशोधन। आप हम जब भाग संविधान संशोधन देखेंगे, भाग 20 देखेंगे। ठीक है, अभी इसे देखने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग भाग 3, 4 पढ़ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे, फिर 4, 5, बहुत पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। थोड़ा देख लीजिए। अनुच्छेद 368 क्या? संविधान संशोधन। कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, इसको मुख्यतः यही बताया गया कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। ठीक है, इसमें 2 भाग हैं, 368 फर्स्ट, 368 सेकंड। क्या है? ये संविधान संशोधन से है। एक में विशेष बहुमत है, एक में विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे, तो आप इससे परेशान बिल्कुल न रहें। केवल ये जानिए कि 368 में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए शंकरी प्रसाद। अब केस यहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 13 और 368 से। ठीक है, जब इनकी जमीन ले ली गई, शंकरी प्रसाद बिहार की जमींदार थी, इनकी जमीन क्या किया गया? कानून बनाकर बिहार सरकार ने क्या किया? कानून बनाकर उसको क्या कहा? केंद्र सरकार से कह दी इसको 9वीं अनुसूची में डाल दी। केंद्र सरकार उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिए, जिसके कारण बस इनका क्या हुआ? संपत्ति चली गई। संपत्ति चली गई तो अब ये न्यायिक समीक्षा भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में। तो इन्होंने ये कहा, इनके तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो ही गलत है, तो कहें किस आधार पर आप बताइए। तो उन्होंने ये कहा, देखिए अब यहाँ से सुनिएगा कि अनुच्छेद जो 13 है, कि अनुच्छेद 13 में कहा गया कि कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत होगी वो शून्य घोषित हो जाएगा। चूंकि पहले संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? मूल अधिकार को खारिज करने की बात कही गई, इस कारण उसे क्या हो गया? वो क्या हो गया? खारिज हो जाना चाहिए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कहे। लेकिन सरकार के पक्ष से जो वकील गए थे उनको क्या, सरकार के पक्ष से वकील कौन बन के जाता है? महान्यायवादी जाता है। ठीक है, तो वो गए, तो जो वकील गए वो क्या कहें? उन्होंने कहा संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने क्या कहा? जो संविधान संशोधन 368 के तहत जो संविधान का संशोधन किया जाता है वो क्या है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता। ये चीज किसने कहा? ये सरकार के पक्ष की ओर। तो सरकार कहें क्यों? कि उन्होंने कहा इस आधार पर कि 368 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जब संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो अनुच्छेद 13 भी बदल सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 से संबंधित नहीं है। संविधान संशोधन एक अलग बात है और अनुच्छेद 13 एक अलग बात है। इस कारणवश कहा संविधान संशोधन का अनुच्छेद 13 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जबकि उनके पक्ष के क्या कह रहे थे कि इसको 368 क्या है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करें कि शंकरी प्रसाद की तरफ से जो हमारे वकील थे, और इधर देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से इन्होंने क्या कहा कि जो अनुच्छेद इनके वकील क्या कहें कि ये हो गया अनुच्छेद 13, ये हो गया, तो ये कहें 368 इस तरह है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जो 368 है वो 13 का ही क्या है? 13 के अंतर्गत आता है। ये अगर आप इसे डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम से देखें तो 368 किसके अंतर्गत आता है? 13 के अंतर्गत आता है। जबकि सरकार क्या कहे कि अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13, 368 और 13 ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इन दोनों से कोई संबंधित नहीं है। 368 पूरे संविधान को बदल सकता है तो अनुच्छेद 13 को भी बदल सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये अनुच्छेद 13 अलग है और अनुच्छेद 368 अलग है। इसके द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो विधि नहीं होगी, वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया। तो बाद में इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, उन्होंने इसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसको नहीं माना और इसको क्या कर दी? अप्रूवल कर दिया। ठीक है, इसको सही माना कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कोई विधि नहीं है, इस कारणवश इसे सही ठहराया गया।
तब क्या कह दिया गया, संघीय प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 368 और 13 अलग अलग है, इसलिए जो संपत्ति के अधिकार को डाला गया संविधान संशोधन में वो सही है। ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति छीनी गई है वो सही है। किसमें कह दिया गया, शंकरी प्रसाद वाद 1951 बनाम बिहार में। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, जब ये बातें हो गई है तब इसके बाद क्या हुआ, फिर संशोधन हुआ। रफ कर दें। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग को इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये जानिए कि इस वाद में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा। इसके बाद क्या हुआ, 1955 की बात है, बेला बनर्जी केस। बेला बनर्जी क्या थे, जो क्या थी वो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में वो भी उनके पास बहुत ज़मीन थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, उस जमीन को लेने का मतलब वही लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी भी जमीन लेने का प्रयास किए। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। ठीक है, और लेने का प्रयास किया और उसके लिए क्षतिपूर्ति कितनी दी गई, क्षतिपूर्ति ना के बराबर दी गई। जैसे क्षतिपूर्ति मान लेते इसकी मार्केट कीमत 30 रुपये है, तो इसको क्या कहा कि 5 रुपये लेके हमको दे दीजिए। तब क्या हुआ, पैसा तो दिया गया लेकिन वो बाजार की कीमत के अनुसार नहीं दिया गया, बहुत थोड़ी राशि दी गई। बेला बनर्जी इसी आधार पर कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, 1955 की बात है, बेला बनर्जी केस। ठीक है, तो बेला बनर्जी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार संपत्ति ले लेकिन उसके लिए क्षतिपूर्ति दे, ना कि राशि दे। ठीक है, ये चीज़ किसमें कह दिया गया, ये बेला बनर्जी केस में। फिर इसके बाद चौथा संविधान संशोधन हुआ। बेला बनर्जी के बाद क्या हुआ, चौथा 4th अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट। इसमें क्या कह दिया गया, सरकार ने कहा कि क्षतिपूर्ति देना सरकार का काम है, न्यायालय नहीं, तो न्यायालय इस पर हस्तक्षेप न करे। चौथा संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया गया कि क्षतिपूर्ति या राशि देना सरकार का काम है, इस पर न्यायालय हस्तक्षेप न करे। ठीक है, ये इसमें किसमें कह दिएगा, चौथा संविधान संशोधन कहा गया और इसमें ऐसे प्रावधान कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद सभी राज्यों ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, संविधान संशोधन करते, मतलब कानून बनाकर संविधान संशोधन कर सभी लोगों क्या, वो जितने रजवाड़े थे, जमींदार थे, उनकी संपत्ति लेना शुरू कर दिए। संपत्ति जब लेना शुरू किए तब क्या हुआ, 17वां संविधान संशोधन हुआ। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। ठीक है, संशोधन होते होते क्या हुआ, बहुत सारे संपत्ति गई, लेकिन उसमें एक केस आया जिसमें 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया। 1964 में किया गया। 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ मामला हुआ। गोलकनाथ मामला 1967। 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया, जिसमें 1964-65 की बात है। एक सज्जन सिंह जिसे कहा गया राजस्थान का केस था, गोलकनाथ पंजाब का केस था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, 17वां संविधान संशोधन करके वो सभी जमीन, इन दोनों के, गोलकनाथ और सज्जन सिंह, ये दोनों क्या कर दिया गया, इनका क्या कर दिया गया, तो संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया गया और उस संपत्ति को 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया, उस जो कानून बनाएगा तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये गए गोलकनाथ, ये दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। ठीक है, तो हेनरी गोलकनाथ गए और उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हमारी संपत्ति लिए, तो इस पर निर्णय क्या दिया गया कि अनुच्छेद, इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है गोलकनाथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को नकार नहीं सकते, फंडामेंटल राइट को नकार नहीं सकते। ठीक है, नकार नहीं सकते। ठीक है, कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार को नकार नहीं सकते। इसका मतलब अगर साधारण रूप से कहें कि राज्य नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट की अवहेलना नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट को खारिज नहीं कर सकता। किसको लागू करने के लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए इसको खारिज नहीं कर सकता है।
ये कहा गया। अगर हम सीधे कहें कि राज्य की डीपीएसपी लागू करने के लिए मूल अधिकार को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसमें कह दिया, गोलकनाथ मामले में 1967 में कह दिया। इसके विरुद्ध क्या हुआ, जब इतना कहा गया, इसके बाद 1967 की बात है, इंदिरा गांधी जी क्या हुआ, उस समय तो कुछ नहीं कहे, क्योंकि इस समय जो 1964 में मृत्यु हो गई थी जवाहरलाल नेहरू जी की। इसके बाद जो पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी 1966 में। 1966 में जब इंदिरा गांधी बनी तो ये सब मामला उनके सामने आया। इसके बाद गठबंधन की सरकार थी, फिर इसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, इसकी कहानी अलग है, ठीक है। जिनको पार्टी से निकाल कर फिर वो अलग पार्टी बनाए, ठीक है। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने 4 साल में 1967 से 71 तक सरकार चली थी। उन्होंने फिर चुनाव करवाया था, 1971 में वो जीती और उन्होंने 24वां संविधान संशोधन 25वां की थी, 24 में कह दिए, ठीक है। 24 में अभी देखेंगे, 24 पहले देखते थे, 14th में क्या कहा गया, ठीक है। इसमें ये कह दिया गया कि हम मूल अधिकार को परिवर्तित कर सकते, इसमें कहा गया, इसमें 24 में कि हम संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में, ठीक है। इसमें यह कह दिया गया कि हम कहीं भी संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। जब कहीं भी संशोधन कर सकते हैं तो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं। 25वां, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कह दिया गया कि हम कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 25वां संविधान संशोधन हुआ, फिर इसके बाद 25वां हुआ 1971 में, 15th अमेंडमेंट हुआ 1971 में। इसमें क्या कह दिया गया, इसमें कहा गया कि यदि 24वें में कह दिया गया कहीं भी कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया हम मूल अधिकार को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए क्या जोड़ दिया गया, 31 जोड़ दिया गया, 31C जोड़ दिया गया, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971, जिसमें 31C जोड़ा गया, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक प्रावधान कर दिया गया, आप देखे होंगे, जब 31 सेकंड में क्या कहा गया था, 31 सेकंड में क्षतिपूर्ति देने की बात कही गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 25वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी में एक पॉइंट और जोड़ दिया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि अब क्षतिपूर्ति नहीं, राशि दी जाएगी। ये राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना पैसा दे रहा है। अब क्षतिपूर्ति बाजार की कीमत के अनुसार नहीं दी जाएगी, राशि दी जाएगी। राशि अपनी इच्छा के अनुसार दी जाती है, जबकि क्षतिपूर्ति बाजार की कीमत के अनुसार दी जाती है। तो सरकार क्या कर दी, संघ सरकार इसमें एक पॉइंट जोड़ दी 25वां संविधान संशोधन द्वारा, और कह दिया कि हम क्षतिपूर्ति नहीं देंगे, राशि देंगे, ठीक है। और राशि हम अपनी इच्छा के, राशि तो इच्छा के अनुसार दी जाती है, क्षतिपूर्ति इच्छा के अनुसार नहीं, बाजार की कीमत के अनुसार दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतना जोड़ा गया और उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया 31C, ठीक है। तो 31C क्या देखते हैं, 25वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। 31C में यह कह दिया गया था कि 39B और 39C से संबंधित कोई कानून बनाया जाएगा, ठीक है। 39B और 39C से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा यदि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता भी है, तब भी क्या होगा, वो कानून खारिज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यदि इससे संबंधित कोई कानून बनाया गया है, 39B और C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 से स्वतंत्र होगा, ठीक है। किसमें कहा गया, 31C। इसमें फिर से सुन लीजिए कि यदि 39B और C से को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, यदि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है, फिर भी वो कानून लागू होगा। इसको साधारण भाषा में कहें कि अनुच्छेद B और C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, तो वह अनुच्छेद 19, 14, 19 और 31 से स्वतंत्र होगा, ठीक है। इसका मतलब और फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 39B क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व तो हम लोग देख चुके क्या है कि धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण सभी समुदाय के लोग का होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं। तो कोई कानून, इससे कानून बनाया जाएगा यदि वो 14, 19 और 31 का उल्लंघन करेंगे, फिर भी वो लागू होगा। किसमें कहा गया, 31C में ये व्यवस्था जोड़ दी गई,
कब जोड़ी गई? 1971 में। कौन सा संविधान संशोधन? 25वां संविधान संशोधन। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 25वां, और हम आगे 25वां संविधान संशोधन में भी इसको और एक चीज देख लेते हैं कि 1971 में, इसके बाद हमारा 1971 में हुआ, 1973 में केबीसी हुआ। केबीसी का मतलब केशवानंद भारती केस। कब हुआ? 1973 में केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 में, 1973 में हुआ केशवानंद भारती केस। इसमें क्या कहा गया? जो केशवानंद थे वो क्या थे? ये एक मठ संचालक थे, ठीक है। मठ, केरल का केस था ये, ठीक है, केरल का केस था। ये क्या थे? इनके पास मठ था और ये मठ का क्या मठाधीश भी थे और उस संपत्ति को वहाँ जो संचालन भी करते थे, उस पर प्रशासन भी कौन करते थे? ये करते थे। लेकिन वहाँ की सरकार क्या की? एक कानून बनाया और कानून के अंतर्गत इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया और उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ठीक है। उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया और 9वीं अनुसूची में जब 9वीं अनुसूची में डाला गया तब उसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकती क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब केशवानंद भारती केस क्या हुआ? जब ये गए सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर नहीं गए कि हमारी संपत्ति जब्त कर ली गई, बल्कि इन्होंने ये कहा, इनके तरफ से जो वकील गए उन्होंने कहा कि क्या सरकार कहीं भी संशोधन कर सकती है? संविधान में कुछ ऐसा भाग होगा जहां कि सरकार संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो मनमानी हो गया कि सरकार किसी की संपत्ति जब्त करना चाहे तो कर सकती है। ये कौन सी बात हुई? इसलिए कि इनके तरफ से जो वकील गए थे वो कहे कि संविधान में कुछ तो ऐसा भाग होगा जहां संविधान संशोधन नहीं हो सकता, कुछ भाग तो ऐसा होगा कि सभी चीज परिवर्तित किया जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक निर्णय दिया, इसमें कहा गया कि ठीक है, सरकार संशोधन कर सकती है, चाहे जहां कर सकती है, लेकिन इसका एक बात ध्यान रखें कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हिंदी में कहें तो इसको मूल ढांचा, ठीक है। कि 1973 में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस हुआ जिसमें कि सरकार इनके तरफ से ये कोर्ट किया गया, इनके जो केशवानंद भारती की तरफ से क्या हुआ? ये कोर्ट किया गया कि संविधान में कुछ ऐसा भाग होना चाहिए जहां सरकार संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो ये सरकार की मनमर्जी होगी, ठीक है। तो संविधान में कुछ तो ऐसा भाग होगा जहां संशोधन सरकार नहीं कर सकती। तब सरकार ने कहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सरकार कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे एक बात ध्यान रखना होगा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा भैया ये कहाँ लिखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिखा नहीं है, ये समझने की बात है और हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि संविधान में ये भी लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा समझेगा संविधान को, जो सबसे ज़्यादा अंतिम रूप से समझेगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हम लोग समझ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मूल ढांचा अच्छा क्या है? तो इसमें यह नहीं कहा गया कि मूल ढांचा क्या, उन्होंने कहा हम जैसे जैसे केस आएगा हम बताते जाएंगे कि मूल ढांचा संविधान का क्या है, ठीक है। तो मूल ढांचा, अब तो लोकतंत्र मूल ढांचा है, ठीक है। ये सभी चीज लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब क्या है? मूल ढांचे के अंतर अखंडता, एकता, ये सभी क्या है? संप्रभुता हो गया, ये सभी अब तो केस होते गए जैसे जैसे, तो सब निर्णय दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा का मतलब उन्होंने केवल ये कह दिया कि जैसे मान लेते हैं कोई घर बना रहे हैं, घर में कोई परेशानी हो जाती है तो उसको हम सही करते हैं, ठीक है। मिस्त्री बनाकर इसको टूट गया तो वो बनवा लिया, उसको टूट गया तो क्या हम ये घर है तो उसकी नींव को भी उखाड़ देते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर नींव करेंगे तब तो वो नया घर बनाना हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसी में कहा कि हम क्या करें, संविधान संशोधन कर सकते हैं, उसका पुनर्लेखन नहीं कर सकते। ये किसमें कहा गया? केशवानंद भारती केस में। और इसमें कह दिया गया, लेकिन इसमें एक बात सबसे बड़ी कही गई, कहीं जो इससे 25वां संविधान संशोधन किया गया वो सही है। अगर 1971 में जो संविधान संशोधन किया गया वो क्या है? सही है। इसमें ये चीज कह दी गई, ठीक है। इसमें 2 भाग जोड़े गए थे। इसमें 25वां संविधान संशोधन हुआ तो 2-3 भाग जोड़े गए थे, हम केवल एक भाग देख रहे हैं। जब उसका दूसरा भाग हम नीति निदेशक तत्व में देखेंगे और तीसरा भाग हम जब वहां देखेंगे, भाग 20 में देखेंगे, ठीक है। चलिए
तो इसमें 25वां संविधान संशोधन 1971 को क्या कहा कहें जो 39 से संबंधित कानून बनाया गया है वो सही है। किसमें कह दिया गया, ये केशवानंद भारती केस में कह दिया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? फिर इसके बाद 39वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर हम देखेंगे केशवानंद भारती 39वां संविधान संशोधन क्या, थोड़ा देख ही लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 39वां। 38 39 हुआ 1975 में हुआ। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जो अध्यादेश जारी किया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, जो आपातकाल लगाया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है, ये 38वां संविधान में कहा गया। 39वें में भी कुछ बातें जोड़ दी गई। 39वें संविधान संशोधन द्वारा 31D जोड़ा गया। 39वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? 31D। इसको समान रूप से कहें तो इसमें यह कहा गया कि की सरकार विरोधी गतिविधियां जो भी किया जाएगा वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी, और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी तो उनको क्या होगा, उसके लिए दंडित किया जाएगा। इसका साधारण भाषा ये 31D होगा। ठीक है, 31D जोड़ा गया। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन में 31D जोड़ा गया। 31 जोड़कर इसमें यह कह दिया गया कि यदि सरकार विरोधी कोई भी गतिविधियां की जाती हैं तो वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी, और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी तो उनके लिए दंडित किया जाएगा। यह कह रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद ये इसको जो जोड़ा गया अनुच्छेद, ठीक है, इसी के आधार पर जो जब आपातकाल लगा था जितने भी विरोधी दल के नेता थे इसी आधार पर क्या हुए, जेल गए थे। ठीक है, ये कहा जाता है कि जेल जो सभी लोगों को ठूंसा गया जेल में वो किस आधार पर, 31D के आधार पर। ठीक है, ठीक है, इसमें ये कहा गया 29वां, ये कौन सा 39वां संविधान संशोधन। इसके बाद हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय आपातकाल लगा था। जब आपातकाल लगा था तभी स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी बहुत सी रिकमेंडेशन सिफारिश की थी, उसी आधार पर क्या हुआ था, बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसमें कहते हैं 52 51 अनुच्छेद क्या हुए, 51 52 अनुच्छेद परिवर्तित किया गया। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, इसी में एक बात और जोड़ दी गई। क्या जोड़ा गया, आइए देखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई, हम लोग सब नहीं देख रहे हैं। देखिए जितने भी हम संविधान संशोधन देखे हैं केवल एक पॉइंट नहीं लिखा गया, हम लोग केवल जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है केवल उसी को देख रहे हैं। ठीक है, और किसी को नहीं देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जितना भी था हम देखते जाएंगे, लेकिन जहाँ जो काम होगा उसको वहीं देखेंगे। संपत्ति के अधिकार के बारे में देख रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन, 39वां, 38वां, इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई थी, लेकिन हम लोग केवल और केवल क्या देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है केवल उतना मामला देख रहे हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में कहा गया हम कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। ये 24वें संविधान संशोधन में भी क्या कहा गया था कि हम कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, कहीं भी संशोधन। इसमें बहुत सा 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया किया गया तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, जिसमें एक प्रावधान ये था कि कहीं भी हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जब कहीं भी संशोधन कर सकते हैं तो हम मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट में भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये इतनी बातें कही गई कि कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं। ये चीज किसमें कहा गया, 42वां संविधान। और इसमें क्या कहा गया, इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया 39 जो 31C में ही जोड़ दिया गया। क्या कहा गया, 31C में ही जोड़ा गया। हम लोग देखें 31C नहीं 31C में, हाँ ठीक, 31C में क्या हुआ, एक पॉइंट और आगे बढ़ाया गया कि अनुच्छेद 39B और C से संबंधित कानूनी अनुच्छेद 14 हो गया। इसमें क्या था, अभी इससे पहले हम लोग 31C देखे थे कि 39B था और 39C था। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी कानून यदि बनाया जाएगा तो वो किससे स्वतंत्र होंगे, अनुच्छेद 14, 19 और 31 से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अनुच्छेद 31C में क्या कहेगा,
39B 39C, ठीक है। इससे संबंधित यदि कोई कानून बनाया जाएगा तो वो किससे स्वतंत्र होंगे? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ये किसमें कहा गया? ये 42वां संविधान, ये 31C में कहा गया था। 31C कब जोड़ा गया था? 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें एक पॉइंट और नीचे जोड़ दिया गया। इसमें कहा न केवल अनुच्छेद 39B और 39C होने चाहिए, बल्कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित कोई नीति निदेशक तत्व से संबंधित कोई भी अनुच्छेद से संबंधित कोई भी कानून यदि बनाया जाएगा तो वो सभी अनुच्छेद 14, 19 और 31 से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। फिर से आप सुन लीजिए। 31C में क्या कहा गया था? 31C में केवल इतनी बात कही गई थी कि 39B और 39C से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा, यदि कानून बनाया जाएगा तो वो 14, 19 और 31 से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। इसका मतलब यदि इनसे बनाए गए कानून इनका उल्लंघन करते हैं फिर भी हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसी में एक पॉइंट और जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन की न केवल 39B और C से संबंधित कानून, बल्कि नीति निदेशक तत्व में उपस्थित सभी प्रावधानों से संबंधित कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे या मुक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है। ये किसमें कह दिया गया? ये हमारे कहाँ गया? हमारा इसमें कहा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बातें कह दी गई। तो इसमें कहा गया जितने भी अनुच्छेद हैं उन, जैसे मान लेते हैं 36 से लेकर 36 का मतलब 38 से लेकर 51 तक जितने भी नीति निदेशक तत्व के कानून है, इसमें जो भी कानून बनाया जाएगा वो सभी मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। इसका अगर साधारण मतलब कि नीति निदेशक तत्व को लागू करने में हम किसका उल्लंघन कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात किसमें कह दी गई? इसमें ये बातें शामिल कर दी गई। इसको किसमें इतनी बातें शामिल की गई, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद अभी हम 44वां संविधान संशोधन नहीं देख रहे हैं, पहले हम मिनर्वा मिल्स देख लेते हैं। 1980 में क्या हुआ? एक मामला हुआ मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स का मामला देखते हैं। मिनर्वा मिल्स में मिनर्वा क्या एक मिल्स थी, ठीक है, और वो मिल्स को क्या कर दिया गया था? उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका राष्ट्रीयकरण करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। इसका भी मामला तब क्या हुआ था? जो वकील गए थे NN पालकी वाला, ठीक है, वो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गए तो कई सारे प्रावधान किए गए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हम इसको देखेंगे मिनर्वा मिल्स किसमें देखें? नीति निदेशक तत्व में। हम केवल आज ही देखते हैं कि मूल अधिकार में जो संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या कहा गया। तो इसमें मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया था कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 31C में जोड़ा गया है वो गलत है। इसमें क्या कहा गया? 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में ये कह दिया गया कि 31C में जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया था कि 31 से 51 तक कोई भी अनुच्छेद होगा उससे कानून बनाया जाएगा तो मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। तो इसमें कह दिया गया ये गलत है। इस जो 31C का पहला प्रावधान सही है, जो 25वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वो सही है। इसमें कहा गया कि 39B को लागू करने के लिए इसका उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन सभी को लागू करने के लिए, नीति निदेशक तत्व के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसका पहला प्रावधान को मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा? इसको सही माना और इसको क्या कर दिया गया? गलत कर दिया गया, ठीक है। चलिए, हो गया। इतनी बातें ये थी। अब हम लोग 44वां देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। तो आप लोग कहेंगे 1980 में क्यों बता दिया? ये पहले 1980 क्यों बता दिए? क्योंकि इसको जो खारिज किया गया वो 1980 में ही किया गया था, ठीक है। चलिए, क्योंकि 31C अभी भी हमारे मूल अधिकार में सम्मिलित है, ठीक है, इसको नहीं हटाया गया। आइए हम अब 44वां संविधान संशोधन देखते हैं, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा? 1978। 1977 में किसकी सरकार बनी? मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, जनता पार्टी बनी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई जी बने, ठीक है। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें क्या कह दिया कि जो 19(1)(f) है, 19(1) और जो F है इसको और 31
जो फर्स्ट है और 31 जो सेकंड है, इनको खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज का मतलब इसको क्या कर दिया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया, इसको भाग 12 में, भाग 12 में कहाँ, भाग 12 में 300 अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 300, आर्टिकल कौन सा है 300 और का मतलब ए, इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, भाग कौन सा, आर्टिकल 300 ए में इसको शामिल कर दिया गया। कौन कौन से, ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको कहाँ, भाग 1 भाग 12 में आर्टिकल किसमें 300 का या ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन इसमें जो संशोधन हुए थे बीच बीच में, जो 31 ए है, 31 बी है और 31 जो सी है, ये दोनों पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये 25वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये प्रावधान अब भी मूल अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सभी प्रावधान अभी भी सम्मिलित है। ठीक है, केवल इसको हटाया गया है, ये चीज अभी इसमें हमारे है। ठीक है, तो आप परेशान मत रहिएगा, इनको हटाया गया, इनको अभी रखा गया। ये दोनों पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और ये कब जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, 25वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको जोड़कर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार, इसमें भी विधिक अधिकार। जब हम वहां पहुंचेंगे आर्टिकल 300 का पहुंचेंगे, तब वहां पास बताएंगे कि ये विधिक अधिकार बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका साधारण मतलब ये होता है कि अब 368 के तहत हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत से संशोधन करके इसको नहीं बदल सकते, बल्कि साधारण बहुमत से क्या करते हैं, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो किया जाता है वो विशेष बहुमत से किया जाता है। ठीक है, जो विधिक अधिकार बनाया गया है इसमें क्या हो गया, सामान्य बहुमत से भी क्या कर सकते हैं, आप संपत्ति के अधिकार को बदल सकते हैं। यहाँ भी विधिक अधिकार है, वहां भी विधिक अधिकार था, लेकिन वहां 368 मतलब विशेष बहुमत की जरूरत होती थी। ठीक है, यहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ साधारण बहुमत, जो विधि पारित की जाएगी, जो कानून पारित किया जाएगा, वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता था वहाँ। ठीक है, जब व्यक्ति मूल अधिकार जो सम्मिलित था, लेकिन जो भाग इसमें शामिल कर दिया गया उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। कोई परेशानी, वहाँ विशेष था, यहाँ साधारण बहुमत। तो साधारण और विशेष बहुमत क्या होता है, आधे से एक अधिक वोट प्राप्त करना क्या होता है, आधे से एक ज्यादा। जैसे मान लेते 500 सीट है, 500 में 250 क्या होती है, 250 आधा होता है। अगर 251 मत प्राप्त कर लिए, इसका मतलब बहुमत मिल गया है। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत होता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, 2/3 बहुमत होता है। ठीक है, ठीक, तो इसको अब इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसको जानने की विधिक अधिकार है, इसको हम वहाँ देखेंगे भी। ठीक है, ये जोड़ा गया है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, थोड़ा बहुत और देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब फिर देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, देखें कि क्या बचा हुआ है हमारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हमारा क्या हटा दिया गया, 19 1F हटाया गया, और इसके बाद क्या हटा दिया गया, 31 जो फर्स्ट था और 31 सेकेंड। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। बचा क्या हुआ था, बचा क्या है हमारा जो 31A बचा हुआ है, जो कौन से संविधान संशोधन, पहला 31B बचा हुआ है, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और हमारा 31C बचा हुआ है। ठीक है, ये तीनों बचे हुए हैं। अभी भी ये तीनों क्या है, मूल अधिकार में शामिल है। ठीक है, तो इसको पहले दोनों को किसमें, पहले संविधान संशोधन द्वारा, और इसको कौन सा संविधान, 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। तो आप ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा केवल हटाया क्या क्या गया था, 19 1F हटाया गया, 19 1F, 31 फर्स्ट हटाया गया और 31 सेकेंड, ये तीनों 44वें संविधान संशोधन हटा दिया गया था। ठीक है, 1F में अर्जन के बारे में है, 31(1) में क्या कहा गया है कि संपत्ति विधि द्वारा ही लिया जा सकता है। इसमें क्या क्षतिपूर्ति की बात की गई, 31 सेकंड में क्या क्षतिपूर्ति, तो इसको हटा दिया गया। लेकिन जो पहले संविधान संशोधन द्वारा 31(1), 31A, 31B और 31C जो जोड़ा गया है, मतलब
एक का खा गा जो जोड़ा गया है ये अभी भी मूल अधिकार में शामिल है। ठीक है, चलिए तो हम इसको देख चुके हैं। इसमें 5 प्रकार के विषय होंगे जिससे विधि बनाई जाएगी, जो 14, 19 और 31 से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। और 31B में क्या है, 31B में 9वीं अनुसूची है। ठीक है, अब 31C में क्या है, इसमें 39B और C को लागू करने से संबंधित है। तो हम इसको देख लिए पूरी तरीके से। ठीक है, इसको हम देखें, हाँ तो इसको हम रफ करके 31B में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ उसको देखते हुए फिर 31C देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत और बचा हुआ उसको देख के हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, तो हमारा ये 44वां संविधान संशोधन जब हो गया तो उसके बाद जो हमारा संपत्ति के अधिकार में बचा है वो क्या हुआ है, इसमें लिखिए कि जो बचे हुए भाग में सबसे पहला कि संपत्ति के अधिकार में बचे हुए, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार का बचा हुआ भाग, इसमें आप हेडिंग क्या लिखेंगे, मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार में बचे हुए भाग। और बचे हुए भाग में क्या लिखेंगे, 31A, 31B और 31C। ठीक है, ए वही प्रावधान है जो इससे पहले हम लोग पढ़ाए। बी में कुछ केस हुआ है, एक IR कोएल्हो केस हुआ है। कोएल्हो केस में क्या कहा गया, कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको देखते हैं। हम देख चुके हैं कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, लेकिन उसके बाद कुछ केस हुआ, इसके बाद उसको देखते हैं। और 31C के बारे में तो देख ही चुके हैं, थोड़ा बहुत और देखेंगे। ठीक है, तो बचे हुए प्रावधान में हम लोग 31A देख चुके हैं, तो 31A अब नहीं बताया जाएगा। ठीक है, 31A अब रहने देते हैं। हम लोग शुरू करते हैं 31B। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था, पहले ये दोनों किस फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था और जोड़ा गया। ठीक है, 31B में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जितने भी भूमि सुधार हुआ करते थे सभी राज्य क्या हुए, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम बनाए और उस अधिनियम को किस में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में जब डाल दिया गया तो अब इसमें डाल देने के बाद क्या हुआ, इसमें लिखा गया कि 9वीं अनुसूची में जो जो अधिनियम आएंगे उसका न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जो जो विषय रख दिए जाएंगे 9वीं अनुसूची में, जो भी अधिनियम चला जाएगा उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो 9वीं अनुसूची एक प्रकार के संरक्षण हो गया, जो न्यायालय से भी संरक्षित, मतलब इसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, मतलब न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, लेकिन 9वीं अनुसूची में पहले हम देखेंगे कि इसमें लगभग 284, इसमें कितने अधिनियम है अभी तक, शुरू में तो इसमें 11 ही अधिनियम थे। ठीक है, जब 1991 में 9वीं अनुसूची लाया गया था तब उस समय इसमें 11 अधिनियम थे। ठीक है, लेकिन इस समय 284 अधिनियम है। कितने, 284 अधिनियम नहीं है तो 282 है। अगर आप देखेंगे टोटल है, अगर गिनने में आएगा काउंटिंग करेंगे तो हमारा 282 है, लेकिन जो लास्ट है 284, मतलब लास्ट का मतलब कुछ इसमें निरस्त कर दिए गए। ठीक है, जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद कितने, 395 ना, लेकिन उसको डिवाइड करके कहाँ हो गए, 470 हो गए ना, लेकिन अंतिम अनुच्छेद क्या है, 395। उसी प्रकार जो अंतिम है 1 से लेकर कितने हैं, 1 से लेकर 284 तक है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भाग गायब कर दिए गए, जैसे कौन कौन से, 87 अधिनियम हो गया, 92 और 130। ठीक है, इन तीनों को हटाकर 257A जोड़ दिया गया, 257A। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 हटा दिए गए, 284 में से 3 हटाएं तो कितने बचे, 81, और 1 जोड़ दिया गया तो 82 हो गया। तो 282 अधिनियम इस समय 9वीं अनुसूची में 282 अधिनियम इस समय है। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इस समय वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 282 अधिनियम है, लेकिन लास्ट का जो संख्या है वो 284 है। इसमें कौन कौन से निरस्त किए गए थे, 87, 92, 130 निरस्त किया गया, जबकि 297A जोड़ दिया गया। ठीक है, अधिनियम। लेकिन अगर संख्या की बात करेंगे तो 284, लेकिन अगर लास्ट में देखेंगे नंबर क्या है, 284, बीच में जो इनको हटा दिया गया है और इसको जोड़ दिया गया। चलिए, तो हो गया इतना। चलिए ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा, तब उसमें केवल और केवल भूमि सुधार संबंधी अधिनियम ही रहते थे। जो भी राज्य भूमि सुधार करना चाहता था तो वो अधिनियम बनाता है, और अधिनियम बनाने के बाद वो 9वीं अनुसूची में डालता है।
राज्य सरकार नहीं डाल सकती है, वो केंद्र सरकार से कहती है, संसद ये काम कर सकती है, ठीक है। जब वो केंद्र सरकार से कहती है तो केंद्र सरकार उस अधिनियम को किसमें डालती है, 9वीं अनुसूची में। ये राज्यों का अधिकार नहीं है, संसद डालती है। 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम डालेगी वो संसद डालेगी, ठीक है। राज्य की विधानमंडल या विधानसभा नहीं डालेगी, ठीक है। ठीक, तो 9वीं अनुसूची में शुरू में तो क्या हुआ, भूमि सुधार संबंधी ये भूमि सुधार संबंधी जितने भी अधिनियम बनाए जाते थे उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें कुछ ऐसे विषय भी डालना शुरू कर दिए जिसके कुछ जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम नहीं थे, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम नहीं थे, कुछ अलग विषय थे, उसको भी इसमें डाले गए, ठीक है। और जब इसमें डाल दिया गया तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता। न्यायिक समीक्षा नहीं होगा तो ये सरकार के लिए बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, कि कोई भी अधिनियम इसको डाल दो और उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा तो कोई इस आधार पर न्यायालय नहीं जा सकता कि हमारे साथ संपत्ति ले लिए या कुछ भी कर लिए, क्योंकि वो अधिनियम कहाँ है, 9वीं अनुसूची। न्यायालय देखने से मना ही कर देगा क्योंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं प्राप्त है इस अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ, तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दो राज्य में ऐसा हुआ कि कुछ अधिनियम ऐसे थे, जैसे फॉरेस्ट अधिनियम था पश्चिम बंगाल बनाया था, ठीक है। लाइन को लेने से संबंधित था जो तमिलनाडु बनाए थे। ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम नहीं थे, लेकिन उसको किस में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो इसके संबंध में एक व्यक्ति क्या गया, सुप्रीम कोर्ट गया कि अभी तक तो ये था कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम इसमें रखा जाएगा, लेकिन अब इसमें कोई भी विषय डाला जा रहा है तो इससे क्या होगा, न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायालय की जो भूमिका होगी वो कम होती जाएगी। ये सब बातें कहीं, और लोगों के जो अधिकार है वो भी कम होते जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक निर्णय दिया। वो केस कौन था साहब, उसे कहते हैं IR कोएल्हो केस, IR कोएल्हो केस, ठीक है। ये तमिलनाडु संबंधित केस था, 2007 की बात है। ये कब की बात है, 2007 की बात है, ठीक है। कहाँ का केस था, वर्सेस तमिलनाडु, ठीक है। तो IR कोएल्हो केस, ये गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट और कहें कि इसमें 9वीं अनुसूची में क्या कोई अधिनियम डाल दिया जा सकता है क्या, कि न्यायालय के न्यायिक समीक्षा से कोई अधिनियम दूर किया जा सकता है। जब ये बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दिया और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया नहीं, सभी अधिनियम नहीं बल्कि केवल भूमि सुधार अधिनियम ही इसमें रखा जा सकता है। और उसके बाद क्या कह दिया गया, इसमें यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, ठीक है, के बाद इसमें शामिल सभी अधिनियम का क्या होगा, न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा होगी। क्या कहा गया, IR कोएल्हो केस 2007 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जितने भी 9वीं अनुसूची में जितने भी अधिनियम रखे जाएंगे उसका न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। ये डेट आपको याद है, ये डेट क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, KBC केशवानंद भारती केस हुआ था ना। तो निर्णय कब दिया गया था, 24 अप्रैल को। तब क्या कहा गया था, मूल ढांचे के बारे में बताया गया था। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था 24 अप्रैल को, कि संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये चीज किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती केस में। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा पढ़ेंगे, तब ये केस वहाँ पास आएंगे, फिर ये अधिनियम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में जब टकराव देखेंगे तब फिर ये आएगा, तो कई बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल न रहें कि इसके बाद हम टकराव में देखेंगे, फिर बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग जब देखेंगे किसमें, जब संविधान संशोधन देखेंगे, भाग 20 368 अनुच्छेद कौन सा 368, तो उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। तो जब उसको देखेंगे तब ये केस फिर कुछ बहुत आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद
9वीं अनुसूची में जो भी डाला जाएगा उसका न्यायिक समीक्षा होगा, मतलब न्यायालय क्या कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। ठीक है, इसमें कब कहा गया, 2007 में किस केस में था, IR कोएल्हो केस। ठीक है, ये केस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, IR कोएल्हो केस। ठीक है, 24 अप्रैल, इसके बाद इसमें शामिल सभी अधिनियम न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, इसमें कह दिया गया किसमें, 31B में 9वीं अनुसूची। ठीक है, 2007 की बात, 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट पे जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें ये थी। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, माफ कर दें। ठीक है, देखिए क्या देखेंगे हम लोग, 31C अब देखेंगे। ठीक है, 31C देखें। चलिए, 31C, 31C इसको हम लोग देखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया 39B और 39C को लागू करने के लिए हम किसका उल्लंघन कर सकते हैं, अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। ठीक है, 31C कब जोड़ा गया था, याद है आपको, याद है कि नहीं, 31C जोड़ा गया था 15th अमेंडमेंट में। ठीक है, कब, सन क्या था हमारा, 1971। ठीक है, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन हुए वो 1971 में हुए। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार जीती थी। ठीक है, तभी ये 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां ये सब एक साथ ही एक ही सत्र में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1971 में सारे संशोधन हुए, तो उसमें 25वां संविधान संशोधन द्वारा 31C जोड़ा गया। ठीक, इसमें क्या कहा गया था, ये नीति निदेशक तत्व। 39B क्या है, DPSP, अभी हम लोग पढ़े नहीं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, DPSP है। 39B क्या है, DP है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, तो इनको लागू करने के लिए 39B और 39C लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं, 14, 19 और 31 को क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। इसको लागू करने के लिए इसका उल्लंघन कर सकते हैं। इसके आधार पर कोई न्यायालय ये नहीं जाकर कहेगा कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया। इसको लागू करना है तो इसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति या न्यायालय में जाकर ये नहीं कहेगा कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, 226 के तहत हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले आप जाके वीडियो देखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाने के दिया गया है और 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और संसद चाहे तो वो किसी भी न्यायालय में जाने के लिए वो कानून बना सकती है कि किसी न्यायालय में कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ भी अगर चाहे तो कर सकती है, वो संसद के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक है, चलिए, तो इतना कहा गया। इसके बाद हम बताएं ना कि इसमें पहला पार्ट तो ये जोड़ दिया गया था 31C में, और दूसरा जोड़ दिया गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्या होगा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, हम लोग इसको पहले देख चुके हैं, थोड़ा इसको देखना था। ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होगा, न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि ये नीति लागू हुई या नहीं। देखिए, इसका अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो इसमें ये कहा गया था, न्यायिक समीक्षा ही नहीं कहा गया था, मतलब न्यायिक समीक्षा का अर्थ थोड़ा देखते हैं। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी नीति, कोई भी कानून जो इस तरह की नीति लागू करने के लिए लाई गई है, इसमें जो कहा गया उसको सुनिएगा, कोई भी कानून जो इस तरह की नीति लागू करने के लिए लाई गई है, यदि इस प्रकार की नीति लागू नहीं की जाती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में इस आधार पर नहीं जा सकता कि इस प्रकार की नीति लागू नहीं की गई है। फिर से सुनिए, किस प्रकार की नीति, अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने वाली नीति। ठीक है, ठीक है, तो फिर से सुनिए आप लोग, न्यायिक समीक्षा किसका नहीं होगा, यदि 39B और C को लागू करा जाएगा तो वो 14 को उल्लंघन कर सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि 39B और C को लागू करने के लिए नीति लाई गई, लेकिन 39B और C को लागू न किया गया, उसके स्थान पर कोई और नीति लागू कर दी गई, तो भी क्या होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इसका साधारण मतलब यही है। ठीक है, क्या है कि यदि इसको लागू करने के लिए लाया गया कानून, यदि इसको लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, कोई अन्य नीति लागू की जा रही है, तो फिर भी हम उसका न्यायिक समीक्षा नहीं करवा सकते, न्यायालय में जाकर न्यायिक समीक्षा नहीं करवा सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यही कह दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, 39BC नहीं,
कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी नीति बना सकते हैं। जब कोई भी नीति बनाकर दूसरे में डाल देंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी। 39B ही नहीं, 39BC नहीं, कोई भी नीति। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, ठीक है। ये तो 1971 में केशवानंद भारती केस में क्या कह दिया गया, केबीसी में 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ तब उसमें ये कह दिया गया, देखिए उसमें ये कहा गया कि जो 31C में जो फर्स्ट पॉइंट जोड़ा गया है, मतलब जो पहला प्रावधान है वो सही है कि 39B और C को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट जोड़ा गया है, कहें दूसरा प्रावधान इसका गलत है। 1973 में केबीसी केशवानंद भारती केस में कहा गया इसका जो दूसरा प्रावधान है वो गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी नीति जोड़कर न्यायालय समीक्षा से बाहर कर सकते हैं। इस कारण सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं ये गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है। कोई भी नीति नहीं, इस प्रकार की नीति होगी तो वो इससे मतलब 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की नीति नहीं। किसमें कहा गया, 1973 में केशवानंद भारती केस में, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे देखें, थोड़ा इससे आगे, इसके आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 1976 में 42वां, 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में फिर से 31C में एक पॉइंट फिर जोड़ा गया, ठीक है। इसमें तो खारिज कर दिया गया, 1973 में इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन सिफारिश पर क्या हुआ था, तब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन में इन्होंने क्या कर दिया, इसमें एक पॉइंट जोड़ा कि न केवल 39B और C को लागू करने के लिए वो 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं, बल्कि, ठीक है, न केवल इसको लागू करने के लिए बल्कि नीति निदेशक तत्व में उपस्थित सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। फिर से सुनिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया, 39B, 39C, ठीक है, को लागू कर, इसमें क्या कहा गया, न केवल 39B और C को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 को का उल्लंघन कर सकते हैं, बल्कि नीति निदेशक तत्व में उपस्थित सभी प्रकार के अनुच्छेदों के प्रावधानों को लागू करने के लिए हम किसका उल्लंघन कर सकते हैं, 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। 31 में हम आप जानते ही हैं कि इसमें संपत्ति का अधिकार इसमें भी था, इसमें भी था, और इसमें क्या था, विधि के समक्ष क्षमता थी, विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समक्ष समान संरक्षण है। आप जाके देखिएगा, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये चीज कहा गया, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि न केवल 39B और C को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं, बल्कि नीति निदेशक तत्व में उपस्थित सभी अनुच्छेदों के प्रावधानों को क्या कर सकते हैं, लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। किसमें जोड़ा गया, 42वां संविधान। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला आया, ठीक है, मिनर्वा मिल्स, ठीक है। इसके बारे में हम राष्ट्रीयकरण में देखेंगे भी, ठीक है। मिनर्वा मिल्स जब बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ, ठीक है, ये सभी आएंगे। सज्जन सिंह केस जो भी हुआ था वो आएगा। ये संशोधन आएगा 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 29वां संविधान संशोधन आएगा, चौथा संविधान संशोधन। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा गया, इसको देखते हैं। इसमें एक चीज ये कहा तो बहुत चीज तक गया था, लेकिन इसका हम एक प्रावधान देखेंगे। कहा कई चीज हो गया था, ठीक है, कि संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संविधान का मूल ढांचा, ये मुख्यतः कहा गया था नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार एक प्रकार के रथ के पहियों की तरह है, ठीक है, कि मतलब एक को कम करेंगे, एक को उठाएंगे तो रथ नहीं चल पाएगा, इस प्रकार का कहा गया है। लेकिन उसका मतलब नहीं, जब हम पढ़ेंगे वहां तो देखेंगे। यहाँ देखते हैं, इसमें ये केवल ये कह दिया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो प्रावधान जोड़ा गया था उसको इसमें क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था कि नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए, सभी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। इसी को 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कर दिया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 31C में जो जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो 31C में जोड़ा गया है,
उसको क्या हो गया, उसको खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया कि ये गलत है। और उसके जो पहले प्रावधान को था उसको 1973 में भी सही ठहराया गया था, 1980 में भी सही कहा गया था कि हाँ 39 बी और सी को लागू करने के लिए आप 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन सभी, इसमें कह दिया गया लेकिन सभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर फिर इसमें और आगे कहा गया यदि इस प्रकार उल्लंघन होता रहेगा तो मूल अधिकार को कोई महत्व नहीं बचेगा। इसमें क्या कह दिया गया, यदि इसी प्रकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा तो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है वो अर्थहीन हो जाएगा, उनका कोई महत्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, ये किसमें कह दिया गया, 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया। ठीक है, तो ये हमारा था संपत्ति के अधिकार। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा आप देख लीजिएगा, जितना शुरू से है आप धीरे धीरे पॉज करके ही देखिएगा। ठीक है, रोक करके लिख लीजिएगा फिर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे हैं एक बार देख लेते हैं, फिर ये संपत्ति के अधिकार पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं देखें। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ा, नहीं सबसे पहले हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार देखा। संपत्ति के अधिकार में कौन कौन से 19(1)(f) देखें और 19 और 31 देखें। 31 फर्स्ट और 31 सेकेंड। जब ये दोनों प्रावधान देख लिए तो हम देखे थे कि टकराव क्या थे। ठीक है, टकराव के बारे में देखें। टकराव में कौन कौन से अनुच्छेद आए थे। टकराव में हम लोगों ने 2 अनुच्छेद 39(b) और 39(c) देखा था। ठीक है, 39(c) टकराव देखिए। इसके बाद हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट कब हुआ, 1951 में। इसके बाद हमारा जो प्रावधान हुआ था, शंकरी प्रसाद केस आया था, शंकरी प्रसाद। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाद। ठीक है, 1951 की बात यह है। इसके बाद हम लोगों ने देखा बेला बनर्जी केस, बेला बनर्जी वाद। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा चौथा संविधान संशोधन, चौथा कब हुआ था, 1955 में। ठीक है, इसके बाद चौथा के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, गोलकनाथ देखे थे 1967 में, गोलकनाथ। इसके बाद हम लोगों ने 2 और देखे संविधान संशोधन, वो कौन सा था, गोलकनाथ किस आधार पर हुआ था, इसमें 17वां संविधान संशोधन 1964 हुआ था, उसी के आधार पर क्या हुआ था, केस गया था। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1964 में, जिसमें पंजाब की सरकार ने क्या किया था, उसका अधिनियम को, भूमि सुधार अधिनियम को बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दी थी। तो 1967 में गोलकनाथ और 1965 में सज्जन सिंह का केस आ गया था, राजस्थान। ये पंजाब के थे, वो राजस्थान के थे, वो 17वें संविधान संशोधन द्वारा उनकी जमीन छीनी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगर देखेंगे 1967 में गोलकनाथ के बाद हमारा 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन हम लोगों ने देखा। ठीक है, 25वें में 31C जोड़ा गया है, देख भी लिए हैं, 31C यहीं जोड़ा गया है। 31C के बाद हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन दे, फिर KBC देखे 1973 में। क्या देखे, KBC, ये कौन बनेगा, करोड़पति नहीं है। ठीक है, ये है केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन देखा, कब, 1976 में। इसके बाद हम लोगों ने 42 के बाद हम लोगों ने 1980 में मिनर्वा मिल्स देख लिए थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन देखे ना, तो हम लोगों ने इसके बाद 1980 वाला देखे या 44वां संविधान। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने मिनर्वा मिल्स देखे तो 1980 में। ठीक है, तो इतना सारा हम लोगों ने केवल और केवल किस में देखा, संपत्ति के अधिकार में पढ़े। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, संपत्ति के अधिकार जितना था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा संपत्ति के अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार में थोड़ा सा छूटा है, वो क्या है कि जो इसको हटाया गया है उसको किस में शामिल कर दिया गया है, 300 का में शामिल किया है। ठीक है, 300 का भाग 12 है। ठीक है, भाग 12 में 300 का में इसको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, अगर हम समान कहें कि इसमें
विशेष बहुमत की नहीं, यहाँ पास विशेष बहुमत द्वारा विधेयक पारित किया जाता था, ठीक है। यहाँ 31 इसमें क्या किया जाता था, विधेयक जो पारित किया जाता था, जो कानून बनाया जाता था विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन यहाँ साधारण बहुमत द्वारा बनाया जाएगा। केवल इतना जानिए, ये भी विधि का अधिकार था, ये भी विधि का अधिकार था, लेकिन इसको न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण प्राप्त था, इसको संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। केवल इतनी बातें हैं, तो इतना ही था, ठीक है। हम लोग ना संपत्ति के अधिकार पूरा पढ़ लिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग मूल अधिकार पूरी तरीके से पढ़ लिए। 12 से शुरू किए थे, 12 से लेकर 35 तक पढ़े थे, उसमें एक अनुच्छेद छूटा था, वो भी था 31, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। आज संपत्ति का अधिकार भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हम लोग 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद थे मूल अधिकार में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरे तरीके से मूल अधिकार कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। बस ये है कि अगर जिस प्रकार का एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, रहेगा फैक्ट यही रहेगा, लेकिन उसमें समझ थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो उसको केवल क्वेश्चन पढ़ के ही आप देख पाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हमारा मूल अधिकार आज खत्म हो गया। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे, DPSP। कल से या परसों से जब भी होगा, जब अब क्लास ली जाएगी तब शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मूल अधिकार पढ़ लीजिएगा। मूल अधिकार पढ़ने के बाद DPSP शुरू करिए, क्योंकि जब हम टकराव देखेंगे वहाँ तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। शायद अगर आप पीछे नहीं पढ़े होंगे तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कैसे बार बार केस आ रहे थे, कैसे क्या हुआ। वैसे समझाया गया, तो आप धीरे धीरे अगर 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे है, ठीक है। चलिए, तो आज मूल अधिकार पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, शायद 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया होगा, तो इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा भी था, बार बार समझाना ही पड़ रहा था इस कारणवश, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा, तब DPSP शुरू करिए। DPSP शुरू करने के भाग 4 के बाद हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य के बाद कार्यपालिका आती है, लेकिन हम कार्यपालिका छोड़कर हम लोग भाग पहला पढ़ेंगे, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर सिटीजनशिप भाग दूसरा, नागरिकता पढ़ेंगे। फिर हम लोग कार्यपालिका में चलेंगे, ठीक है। मूल अधिकार इसलिए पहले पढ़ाया गया था क्योंकि ताकि लोग क्या कर लें, इंटरेस्ट होने लगे, ठीक है, पढ़ते समय, और इसीलिए ये पहले मूल अधिकार शुरू कर दिए। संविधान सभा के बाद मूल अधिकार पढ़ाया गया, नहीं तो संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ाया गया, उसको बाद में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग फिर DPSP में मिलेंगे, ठीक है। चलिए।